हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं अब कि हॉरिजॉन्टली कैसे जो है सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूट है। तो नॉर्मल ओपन ओशन का सैलिनिटी अगर देखेंगे तो ये कितना रेंज करेगा 33 टू एंड 37, ठीक है। जनरल ट्रेंड अगर देखें तो सैलिनिटी जो है डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ये हमने ऑलरेडी देखा। इक्वेटोरियल रीजन में हाई एवापोरेशन होता है हीट की वजह से, लेकिन हाई रेनफॉल होता है जिसकी वजह से मॉडरेट सैलिनिटी हम देखते हैं इक्वाटोरियल रीजन में। देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में देखें 20 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, तो यहाँ हाईएस्ट सैलिनिटी होता है क्योंकि यहाँ पे क्लियर स्काई है, इंटेंस इंसोलेशन है, लो रेनफॉल है और सबसीडिंग ड्राई विंड्स है। तो हमेशा सैलिनिटी के लिए एक चीज़ याद रखना कि अगर क्या यहाँ पे पानी या वाटर का इनफ्लो हो रहा है, क्या वाटर किसी भी तरीके से यहाँ आ पा रहा है क्या, अगर आ पा रहा है तो कम सैलिनिटी होगा, नहीं आ पा रहा है तो कम जो है ज़्यादा सैलिनिटी होगा। एग्जाम्पल देखें तो नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल जोन और पोलर और मिड लैटिट्यूड में अगर देखें तो लोअर सैलिनिटी होगा। अब ऐसा क्यों है कि पोलर और मिड लैटिट्यूड में लोअर सैलिनिटी है? क्योंकि यहाँ लो एवापोरेशन है, एवापोरेशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, प्रेसिपिटेशन भी हाई है और आइस यहाँ पे मेल्ट होता है जिससे कि फ्रेश वाटर ऐड ऑन होता रहता है। अब अगर लैंड लॉक और इनक्लोज्ड सी देखें तो यहाँ बहुत सैलिनिटी हाई होगा और ड्यू टू लिमिटेड मिक्सिंग और हाई एवापोरेशन जैसे कि रेड सी और पर्सियन गल्फ। देन वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न ओशन अगर देखें तो यहाँ सैलिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इनफ्लो ऑफ आर्कटिक मेल्ट वाटर। तो आर्कटिक वाटर मेल्ट होता है जैसे कि लेब्राडोर सी, नॉर्थ अटलांटिक नियर ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के पास जो है हम क्या देखते हैं, यहाँ सैलिनिटी कम है। तो ये सरफेस सैलिनिटी जो है वर्ल्ड के ओशियन का है कि किस किस जगह पे कितना सैलिनिटी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी को हम देख लेते हैं। तो सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विथ डेप्थ, ठीक है। तो जैसे ही बट पैटर्न्स वेरी विथ लैटिट्यूड, लेकिन ये भी पैटर्न जो है वेरी करता है। सैलिनिटी हम क्या देखते हैं कि जनरली जैसे जैसे हम जो है अंदर की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी जो है इंक्रीज होता रहता है। लाइक टेम्परेचर हैज़, जैसे टेम्परेचर के पास थर्मोक्लाइन था तो सैलिनिटी के लिए यहाँ पे हेलोक्लाइन है। तो हेलोक्लाइन जोन कौन सा जोन हुआ? अ लेयर वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली विथ डेप्थ। टेम्परेचर के केस में देखा था टेम्परेचर घटता है लेकिन सैलिनिटी यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ता है डेप्थ के साथ, याद रखना है, ठीक है। तो सिमिलर इन फंक्शन टू द थर्मोक्लाइन फॉर टेम्परेचर, तो ये सिमिलर होता है थर्मोक्लाइन की तरह, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है कि टेम्परेचर उसमें घटता है, इसमें सैलिनिटी बढ़ता है, ठीक है। देन सरफेस सैलिनिटी डायनेमिक्स अगर देखें तो ये इंक्रीजेज ड्यू टू एवापोरेशन और फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर। तो जो है अगर सी वाटर फ्रीज होगा तो सॉल्ट को तो पीछे छोड़ देगा ये, ठीक है, इसलिए एंड एवापोरेशन होगा तो जो तब भी सॉल्ट पीछे रह जाएगा और वाटर एवापोरेट करके ऊपर चली जाएगी, तो ये ज़्यादा सैलिनिटी होगा। और डिक्रीज क्यों होगा? तो डिक्रीज का एक ही कारण है, अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मीन्स बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है। देन अगर रिवर इनफ्लो हो रहा है या आइस मेल्ट कर रहा है तो डिक्रीज होगा। अगर सैलिनिटी का स्ट्रैटिफिकेशन हम देखें तो लो सैलिनिटी लाइटर वाटर रिमेन्स ऑन टॉप। तो लो सैलिनिटी होगा टॉप में, यहाँ पे लो होगा टॉप पोर्शन पे, ठीक है। और हाईएस्ट सैलिनिटी होगा जैसे ही डेंसर वाटर हो जाएगा, वाटर सिंक करेगा। दिस क्रिएट सैलिनिटी लेयर। तो ये एक तरीके का सैलिनिटी का लेयर बन गया और ये लिमिट करता है वर्टिकल मिक्सिंग को, ठीक है। तो नीचे जा रहे हैं सैलिनिटी बढ़ रहा है। अब लैटिट्यूड का वेरिएशन अगर देखें तो जो हाई लैटिट्यूड है, पोलर एरियाज है, यहाँ सैलिनिटी इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, जैसे जैसे अंदर जाएंगे सैलिनिटी बढ़ेगा। सरफेस वाटर इज, क्योंकि यहाँ पे सरफेस वाटर जो है ये डाइल्यूटेड है क्योंकि आइस मेल्ट होता रहता है, प्रेसिपिटेशन होता रहता है। अगर मिडिल लैटिट्यूड में हम देखें, सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, सैलिनिटी इंक्रीज होती है 35 मीटर तक अप्रॉक्स और फिर डिक्रीज होती है डेप्थ के साथ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर वाले लेयर में यहाँ सैलिनिटी ज़्यादा है बिलो से, हम तो देख रहे हैं कि नीचे जाएंगे तो सैलिनिटी बढ़ेगा। तो उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ एवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो एवापोरेशन हो रहा है सरफेस में लेकिन नीचे मिक्सिंग हो रहा है, तो इसके वजह से सैलिनिटी ऊपर ज़्यादा है मिडिल लैटिट्यूड में। इक्वाटोरियल रीजन में अगर देखें तो सरफेस सैलिनिटी लो होगा क्योंकि हाई रेनफॉल है, क्लाउड कवर है और बिलो द सरफेस सैलिनिटी इंक्रीजेज विथ द डेप्थ। और सरफेस के नीचे जैसे जाएंगे तो क्या होगा,
सैलिनिटी जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सैलिनिटी अगर मार्जिनल सी का देखें तो जो मार्जिनल सी होगा यहाँ पे ग्रेट वेरिएशन सैलिनिटी में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, लैंड के पास ये है, तो यहाँ पे रिवर इनफ्लो हो रहा है, एवापोरेशन हो रहा है, ओशियन करेंट्स है। तो नॉर्थ सी में अगर देखें जो कि लोकेटेड है हाइयर लैटिट्यूड में, फिर भी जो है इसमें हाइयर सैलिनिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सलाइन वाटर लाया जा रहा है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है, जो वार्म करंट है इसके द्वारा। बाल्टिक सी में देखें तो यहाँ लो सैलिनिटी है। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर का इनफ्लो हो रहा है सराउंडिंग रिवर के द्वारा। देन रेड सी में देखें तो बहुत हाई सैलिनिटी है। रीज़न क्या है, हाई एवापोरेशन है लेकिन रेनफॉल मिनिमल है, कोई भी मेजर रिवर इनफ्लो यहाँ पे नहीं हो रहा है। और रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज है विद ओपन ओशन, ओपन ओशन के साथ रेस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज है। ठीक है, देन मोर ऑन सैलिनिटी ऑफ मार्जिनल सी। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा मार्जिनल सी का है जिसका भी सैलिनिटी और ज़्यादा है। जैसे मेडिटेरेनियन सी, इसकी हाई सैलिनिटी है। रीज़न क्या है, यहाँ इंटेंस इवापोरेशन हो रहा है, लिमिटेड फ्रेश वाटर इनपुट हो रहा है, नैरो आउटलेट है, नैरो आउटलेट टू अटलांटिक, तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, एक तरीके से एवापोरेट बेसिन के तरह काम कर रहा है। मेडिटेरेनियन सी में भी हाई सैलिनिटी है। ठीक है, तो रेड सी में क्या देखा, हाई सैलिनिटी है। बाल्टिक सी में कम है, नॉर्थ सी में हाइयर सैलिनिटी है। देन ब्लैक सी में देखें तो लो सैलिनिटी है। अब फिर ब्लैक सी में लो सैलिनिटी क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सी में एनॉर्मस फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स हो रहा है। जैसे कि रिवर कुछ डेन्यूब है, निस्तर है, नाइपर है, तो ये सारी जो रिवर हैं डेन्यूब, निस्तर, नाइपर, इसके वजह से ब्लैक सी में लो सैलिनिटी हो जा रहा है, क्योंकि फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स है। जब भी सैलिनिटी से रिलेटेड बात आए, अब याद रखना है कि कौन कौन सी रिवर जा रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, लिमिटेड ऑल्सो हैज़ लिमिटेड मिक्सिंग विथ सॉल्टी मेडिटेरेनियन वाटर, और जो लिमिटेड मिक्सिंग है मेडिटेरेनियन वाटर के साथ, तो ये सारी चीज़ें। अब बे ऑफ बंगाल में देखें तो लो सैलिनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसी नदी क्या कर रही है, अपने साथ बहुत सारा रिवर का वाटर इनफ्लो कर रही है, हाई रेनफॉल है और लो इवोपोरेशन है। अरेबियन सी में अगर देखें तो क्या है, हाई सैलिनिटी है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाई एवापोरेशन है, लो फ्रेश वाटर का इनफ्लो है, लेस रेनफॉल है कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। देन अब देखते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। तो ओशियन एसिडिफिकेशन क्या है कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, ऑन गोइंग डिक्रीज इन पीएच घट जा रहा है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, अब पीएच क्यों घट रहा है, इसलिए घट रहा है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि क्या हो रहा है कि ओशियन में कुछ ज़्यादा ही एक्सेस एटमॉस्फेरिक कार्बन ऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब मैकेनिज्म क्या है, ओशियन जो है लगभग देखें तो 30% ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, और CO2 रिएक्ट करती है सी वाटर से और फिर कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये जो है क्या करता है, दिस डिसोसिएट्स विथ बाइकार्बोनेट, और ये फिर डिसोसिएट करता है किससे, बाइकार्बोनेट से और हाइड्रोजन आयन से। और हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा उतना लोअर होगा पीएच और उतना ही एसिडिफिकेशन होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि क्या हो रहा है, ओशियन एब्जॉर्ब कर रही है 30% ऑफ द एटमॉस्फेरिक CO2, फिर CO2 रिएक्ट कर रही है सी वाटर के साथ ताकि कार्बोनिक एसिड को बना सके, और फिर ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट कर रहा है बाइकार्बोनेट से, ठीक है, HCO3 से, देन फिर हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, इनसे क्या हो रहा है, मिल रहा है बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन, और इससे ज़्यादा जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हो रहा है लो हो रहा है पीएच। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या देखते हैं, तो कैल्सेरस फाइटोप्लैंक्टन जो है जैसे कोकोलिथोफोर्स, इसका जो है ग्रोथ और सर्वाइवल इफेक्ट हो जाता है। किसका, कैल्सेरस फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि कोकोलिथोफोर्स, इसका ग्रोथ और सर्वाइवल इफेक्ट हो जाता है, जो भी कैल्सेरस फाइटोप्लैंक्टन है। जो कोरल रीफ है इसका भी, ये भी सफ़र करते हैं क्योंकि रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी अवेलेबिलिटी कम होने लगती है। मराइन ऑर्गेनिज्म जिसके पास की कैल्सेरस सेल है जैसे कि मोलस्क और चिनोडर्म्स, ठीक है, ये इनका शेल क्या हो जाता है, विकर हो जाता है, और फाइटोप्लैंक्टन जो लार्वे होते हैं मराइन एनिमल्स का, इसका डेवलपमेंट जो है डिसरप्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या क्या हो रहा है, जो कैल्सेरस फाइटोप्लैंक्टन है जैसे कोकोलिथोफोर्स, इसका ग्रोथ और सर्वाइवल इफेक्ट हो रहा है। जो कोरल रीफ है ये सफ़र कर रहे हैं, क्यों, ड्यू टू रिड्यूस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो रहा है इस वजह से।
देन मराइन ऑर्गेनिज्म विथ कैल्सेरस शेल्स, जैसे कि मोलस्कस, उसके बाद ये सारे जो हैं विकर, इनका सेल जो है वीक हो रहा है। अब अगर इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसरप्शन ऑफ मराइन फूड चेन, जो मराइन फूड चेन है उसका डिसरप्शन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, फिशेस और कोरल रीफ का जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ओशन वाटर सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, तो ओशन सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट। तो जो वाटर है ओशन का, ये एयर ही सिर्फ नहीं लेकर के जा रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जो इस टाइप से हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो ये हो रहा है ओशन करेंट्स की वजह से, वेव्स की वजह से। और वर्टिकल मोशन जो है अप वेलिंग डाउन वेलिंग जो हो रहा है, ठीक है, ये वर्टिकल मोशन किस लिए हो रहा है, अप वेलिंग और डाउन वेलिंग की वजह से और टाइड्स की वजह से। ठीक है, याद रखना है। हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है ओशन करंट और वेव की वजह से, और वर्टिकल मोशन हो रहा है अप वेलिंग और डाउन वेलिंग टाइड्स की वजह से। देन वेव्स अगर देखें तो वेव्स क्या है, आर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस ओशियन सरफेस। तो ओशियन सरफेस में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है और वाटर पार्टिकल मूव करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, फॉरवर्ड नहीं जा रही है बस एक ही दिशा में, सर्कुलर मूव कर रही है। ठीक है, ये जो है चलता जा रहा है, तो इसको हम वेव कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वाटर पार्टिकल मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में। अगर वेव्स का की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये कॉज क्यों होता है, मेनली बाय विंड फ्रिक्शन। तो विंड के फ्रिक्शन से ये मेनली कॉज होता है ओवर द सरफेस। और लार्जेस्ट वेव कहाँ होता है, जहाँ पे ओपन ओशन है। और जैसे ही वेव अप्रोच करता है शोर के पास, ये स्लो डाउन हो जाता है, फ्रिक्शन होता है सी बेड के साथ। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही वेव्स जो है शोर के पास आते हैं तो इसका स्पीड क्या होता है, वेव का डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन विथ सी बेड। ठीक है, क्योंकि नीचे सी बेड है तो सी बेड के साथ फ्रिक्शन हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज वेव लेंथ टू शॉर्टन। वेव लेंथ क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, और वेव का हाइट बढ़ जाता है। और वेव जो है तब क्या होता है, वेव ब्रेक व्हेन द वाटर डेप्थ बिकम्स लेस देन द हाफ ऑफ द वेव लेंथ। जब वाटर का डेप्थ जो है वेव लेंथ का आधा हो जाता है, ठीक है, तब जो है वेव ब्रेक हो जाता है। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकर जोन, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ब्रेकर जोन कहते हैं। और देन ब्रेकिंग कन्वर्ट्स वेव एनर्जी इनटू टर्ब्यूलेंस, इसीलिए एक तरीके का टर्ब्यूलेंस देखते हैं, और जिससे कि क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू कोस्टल इरोजन एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेव अप्रोच होती है और उसका स्पीड जो है घट जाता है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या हो रहा है। एंड देन और क्या होता है कि वेव लेंथ शॉर्ट हो जाता है और वेव हाइट बढ़ जाती है, और वेव में ब्रेक होता है जब वाटर का डेप्थ जो है लेस देन हाफ ऑफ द वेव लेंथ हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑरिजिन। तो स्टीप वेव्स होता है, स्टीप वेव्स क्या हुआ, ठीक है। अब वेव्स का जो है ओरिजिन देख लेते हैं, टाइप्स बाय ओरिजिन की कितने तरह का हो सकता है। तो एक स्टीप वेव्स हो सकता है, स्लो और स्टीडी वेव्स हो सकता है, वेव हाइट और किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये भी देखते हैं। तो स्टीप वेव क्या होगा, जो यंगर होगा और जो किससे बनता है, लोकल विंड से। और स्लो और स्टीडी वेव होगा ओल्डर और ओरिजिनेट होगा डिस्टेंट, दूर से आएगा ये, तो फिर स्लो होगा। और जो है पास से आएगा, यंगर होगा, तो वो जो है लोकल विंड की वजह से तो स्टीप वेव बनेगा। अब वेव का हाइट किस पे डिपेंड करता है, विंड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग पे डिपेंड करता है। एंड फेच मीन्स क्या, डिस्टेंस ओवर द विंड ब्लोज इन वन डायरेक्शन। तो ये वेव जो है कितना बड़ा वेव होगा, किस टाइप से वेव का स्ट्रेंथ होगा, तो ये एयर के विंड ब्लो के डायरेक्शन पे, ड्यूरेशन पे जो है डिपेंड करता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वेव का। वेव की कुछ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ होती है। ये जो वेव है उस वेव का शेप, एनर्जी और साइज़, अगर किसी ने भी विजिट किया होगा, ठीक है, बीचेस पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वेव्स को, ठीक है। तो क्रेस्ट एंड ट्रू बनता है। क्रेस्ट क्या होता है, वेव का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो क्रेस्ट होता है, और ट्रू क्या है, जो वेव का लोवेस्ट पॉइंट है वो ट्रू होता है। वेव का हाइट जो है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको वेव का हाइट कहते हैं। बिटवीन क्रेस्ट और ट्रो के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेव का हाइट कहेंगे। और वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाफ ऑफ द वेव हाइट। जितना वेव का हाइट है उसका आधा क्या होगा, वेव का एम्पलीट्यूड होगा, जो कि क्या करता है, मेजर द एनर्जी इन द वेव। ये वेव में एनर्जी को मेजर करता है। देन वेव पीरियड, तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रो,
जो ये ट्रू है, क्रेस्ट जो ऊपर जा रहा है देन नीचे हो रहा है, तो टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रू के बीच का जो टाइमिंग है उसको वेव पीरियड कहते हैं। देन वेव लेंथ क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, तो जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम देखते हैं, वेव लेंथ हम इसको कहते हैं। देन वेव का स्पीड क्या है कि रेट एट विच वेव जो है ट्रेवल कर रही है थ्रू वाटर। देन वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग अ पॉइंट पर सेकेंड, कि कितने फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, कितना नंबर जो है वेव का कितनी बार जो है ये आ रहा है, ठीक है, अ पॉइंट पर सेकेंड। तो ये हमने वेव्स के बारे में कुछ चीज़ें देख ली। अब टाइड्स के बारे में देख लेते हैं। वेव समझ में आ गया, देन टाइड्स देखते हैं। टाइड्स क्या है, पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे कभी तो वाटर यहाँ है राइज, फिर ये फॉल हो गया, फिर वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया, फिर फॉल हो गया, तो ये जो है टाइड्स है, ठीक है। तो पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, और ये बेसिकली ट्वाइस मतलब 2 बार कम से कम डेली होता है। क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। तो सन और मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से टाइड्स जो है होता है। तो कॉज अगर देखें टाइड का, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून जो है प्राइमरी है एंड द सन, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, मून जो खींचती है तो उसके वजह से होता है। देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट करता है ड्यू टू अर्थ मून सिस्टम के रोटेशन के वजह से। तो याद रखना है कि ग्रेविटेशनल पुल जो है किसका, मून का और सन का, एंड देन प्राइमरी मून का है और सन का भी है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू अर्थ मून का सिस्टम्स रोटेशन। देन टाइडल बल्ज, ऑन मून फेसिंग साइड जो है वाटर पुल्ड बाय मून्स ग्रेविटी। तो होता क्या है, अगर मून के फेस कर रही है साइड जिस साइड में, तो उधर जो है मून की तरफ वाटर पुल होगा, ठीक है। और अपोजिट साइड पे क्या होगा, वाटर पुल्ड आउटवर्ड ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इधर से फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड खींचेगी, फार लेके जाएगी। तो इसके वजह से हम क्या देखेंगे, 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स देखेंगे, ठीक है। तो टाइडल बल्ज क्रिएट हो जाएगा, 2 हाई टाइड 2 लो टाइड। देन टाइडल करेंट्स क्या होता है, जब टाइड्स जो है मूव करेगी थ्रू नैरो चैनल्स, बेज और एस्चुरीज, तो हम क्या कहेंगे कि वो टाइडल करंट बना रहे हैं, जब वो नैरो चैनल्स, बेज और एस्चुरीज से मूव करेंगे। देन टाइडल रेंज अगर देखें तो वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड। तो टाइडल रेंज क्या है, वर्टिकल डिफरेंस जो है हाई टाइड और लो टाइड के बीच में, इसको हम कहेंगे टाइडल रेंज, ठीक है। देन स्टॉर्म सर्जेस और मेट्रोलॉजिकल टाइड्स, ठीक है। स्टॉर्म सर्जेस और मेट्रोलॉजिकल टाइड्स क्या है, जो एबनॉर्मल वाटर का मूवमेंट होगा, क्यों, कॉज्ड बाय विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, एबनॉर्मल वाटर मूवमेंट, ये किसकी वजह से हो रहा है, विंड की वजह से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस की वजह से। तो इसको हम कहेंगे स्टॉर्म सर्जेस और मेट्रोलॉजिकल टाइड्स। तो ये क्यों हो रहा है, ये एबनॉर्मल वाटर मूवमेंट है, विंड की वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक के प्रेशर चेंज होने की वजह से। ये लूनर और सोलर से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्जेस और मेट्रोलॉजिकल टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि इस तरीके से अगर मून यहाँ पे है तो यहाँ टाइडल बल्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या देख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम क्या देख रहे हैं कि ये फार खींच रही है फिर अर्थ, तो इससे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, तो 2 रिजल्टेंट टाइडल बल्ज हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट करती है टाइड्स पे। तो अब अगर टाइप्स देखें टाइड का, तो कितने तरह का हो सकता है, तो सेमी डायूर्नल टाइड, तो ये कब अकर होता है, अकर ट्वाइस अ डे, ये 2 बार होगा। सेमी डायूर्नल, डाई मतलब 2, ठीक है, 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होगा। सक्सेसिव टाइड्स आर ऑफ इक्वल हाइट, और जो सक्सेसिव टाइड होगा वो इक्वल हाइट का होगा। और ये मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न है ग्लोबली। तो ग्लोबली क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न है। और एग्जाम्पल अगर देखें तो अटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूएस में हम सेमी डायूर्नल टाइड देखते हैं। देन डायूर्नल टाइड क्या होगा, 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड पर डे। सेमी डायूर्नल मतलब 2 टाइड हो गया, ट्वाइस अ डे, 2 हाई टाइड 2 लो टाइड, और इसमें एक ही हाई टाइड हो रहा है और एक ही लो टाइड हो रहा है। सक्सेसिव टाइड ऑफ सेम हाइट, और ये शैलो इनलैंड सीज में मिलेगा, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और ये कहाँ देख रहे हैं हम, टाइडल जो है अटलांटिक कोस्ट ऑफ द यूएस में ये देख रहे हैं। देन मिक्स्ड टाइड क्या होता है, अनइक्वल हाइट का,
टाइड होगा, हाई और लो टाइड्स होगा सिंगल डे में, तो ये मिक्स टाइड है। ये यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर हाइट डिफरेंस होगा। ये कॉमन हम देखते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक आइलैंड में। देन टाइड्स बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ का पोजीशन, ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है, टाइड होता है। अब हम देख लेते हैं सन मून और अर्थ के पोजीशन की वजह से स्प्रिंग टाइड, ये क्या होता है, ये तब होता है जब सन मून और अर्थ अलाइन है, जिसको कि हम सिजगी भी कहते हैं। तो जब सन मून और अर्थ अलाइन है तो क्या होगा, स्प्रिंग टाइड होगा, और इसकी वजह से हायर टाइड और लोअर टाइड क्रिएट होगा और मैक्सिमम टाइडल रेंज हम देखेंगे। ये ट्वाइस अ मंथ होता है, जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है, ठीक है, और 7 डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग और नीप टाइड। तो नीप और स्प्रिंग के बीच कितना दिन का इंटरवल होता है, 7 डे का इंटरवल होता है। देन अगर नीप टाइड के बारे में हम देखें तो ये कहाँ होता है, जहाँ पे सन और मून जो है राइट एंगल पे हैं। क्या है, सन और मून राइट एंगल पे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि तीनों अलाइन होंगे, लेकिन इस केस में सन और मून क्या होंगे, राइट एंगल में होंगे, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में हमने क्या देखा कि सन मून जो है ये क्या है, अलाइन है, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री एंगल पे होंगे नीप टाइड, ठीक है। तो ये जो है ये हम देख रहे हैं क्या है, एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3rd क्वार्टर मून और 1st क्वार्टर मून, ये है जो है क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सोलर टाइड है और ये वाला क्या है, लूनर टाइड है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, नीप टाइड में सन मून जो है राइट एंगल पे होंगे, सन और एंड मून आर एट राइट एंगल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के राइट एंगल में क्या है, सन और मून है। जो ये अर्थ है तो अर्थ के राइट एंगल में सन और मून जो है होंगे। देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या करेगी, काउंटर करेगी लोवेस्ट टाइडल रेंज, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, यहाँ पे काउंटर एक्ट करेगी। तो लोवेस्ट टाइडल रेंज हम देखते हैं, और ये होगा कब, जब 1st क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के फेज में मून होगा अपने, तब होगा। और हमने देखा स्प्रिंग टाइड फुल और न्यू मून में होगा, भूलना नहीं है, स्प्रिंग फुल और न्यू मून में, और यहाँ पे 1st क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर के मून के फेज में। द पेरिजियन टाइड क्या है, जब मून क्लोज होगा सन के, तो पेरिजी मतलब मून पास है, ठीक है, क्लोज है, तो दैट इज पेरिजी। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजुअली हाई और लो टाइड्स हम देखेंगे, हाइयर टाइडल रेंज। देन एपोजियन टाइड, जब मून दूर होगा अर्थ से, एपोजी, ठीक है, तो यहाँ पे लोअर टाइडल रेंज देखेंगे देन नॉर्मल। और पेरीहीलियन इफेक्ट हम अगर देखें 3 जनवरी को, जब अर्थ क्लोजेस्ट होगा सन के, तो ग्रेटर टाइडल रेंज हम देखेंगे। पेरीहीलियन का मतलब सन पास, पेरीजी का मतलब मून पास, ठीक है। देन एपीहीलियन में 4 जुलाई को जो एपीहीलियन होता है अराउंड, तो यहाँ पे क्या होगा, अर्थ जो है फारदेस्ट होगा सन से, तो यहाँ पे लेसर टाइडल रेंज देखेंगे। अब टाइडल का कुछ टर्म है जैसे कि इब और फ्लो। तो इब टाइड क्या होता है, तो टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड को इब टाइड कहते हैं। वाटर लेवल इज फेलिंग, ऑल्सो हम कहते हैं कि अब रिसीड कर रहा है टाइड, ठीक है। टाइड का मतलब समझ में आया, टाइड मीन्स वाटर लेवल कब हाई हो रहा है, वाटर लेवल कब लो हो रहा है। पहले वाटर लेवल यहाँ तक था, देन यहाँ तक हो गया, तो ऐसी चीज़ें कि वाटर लेवल कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। देन फ्लो और फ्लड टाइड क्या होता है, टाइम बिटवीन लो टाइड और हाई टाइड। तो लो और हाई के बीच में होगा, वाटर लेवल क्या कर रहा है, राइज, यहाँ पे वाटर लेवल राइज करेगा, एब में रिसीड करेगा, और फ्लो और फ्लड में वाटर लेवल राइज करेगा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इनकमिंग टाइड भी कहते हैं। तो अब टाइड का सिग्निफिकेंस क्या है, ये नेविगेशन में एड करेगी, हेल्प करेगी, शिप को हेल्प करेगी ताकि जो है वो क्या कर सके, एंटर कर सके या पोर्ट को लीव कर सके। स्पेशली शैलो अगर हार्बर है तो हाई टाइड होगा, ज़्यादा तक दूर तक वाटर होगा तो अच्छा होगा। देन डी सिल्टिंग सेडिमेंट, सेडिमेंट जो भी यहाँ पे होगा बेड में, तो उसको क्या करेगी, टाइड जो है क्लियर करेगी, ठीक है, फ्रॉम स्चुरीज और रिवर माउथ से। पॉल्यूशन कंट्रोल करेगी, टाइडल एक्शन से फ्लश आउट होगा पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम रिवर स्चुरीज से। देन टाइडल एनर्जी से क्या होगा, इसको यूटिलाइज किया जा सकता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, टाइडल पावर प्लांट, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओशन करंट्स कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। टाइड में हमने देखा वाटर का लेवल जो है अप एंड डाउन हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट होगा ऑफ ओशन वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन।
जिससे कि क्या बनेगा, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट बनेगा ऑफ हीट एंड सैलिनिटी का। ठीक है, तो अगर हम देखें सरफेस करंट जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस, तो सरफेस करंट सरफेस के पास स्ट्रॉन्गर होगा। वर्टिकल मूवमेंट देखें तो कंट्रोल्ड बाय वाटर डेंसिटी, कि कितना वर्टिकली मूव हो सकता है ये वाटर डेंसिटी से कंट्रोल होता है। कोल्ड और हाई सैलिनिटी वाटर सिंक्स ड्यू टू हाइयर डेंसिटी, तो जो कोल्ड वाटर होगा वो सिंक करेगा। एयर के भी केस में देखा था हमने कि कोल्ड एयर सिंक करता है, तो कोल्ड वाटर भी सिंक करेगा और हाई सैलिनिटी वाटर भी सिंक करेगा क्योंकि डेंसिटी हाइयर होता है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है ओशियन करंट को, ये पूछा जा चुका है PYQ में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है इसको। देन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा ओशियन करंट्स को, तो इंसोलेशन। ठीक है, अगर जितना हीट होगा तो हीट से क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इक्वेटोरियल वाटर जो है 8 सेंटीमीटर हाइयर जो है एक्सपेंड होगा देन मिड लैटिट्यूड, और इससे ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, तो इसको अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रही है और कोई ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है और कोई थोड़ा सा नीचा है, ग्रेडियंट बना है, तो ज़्यादा फ्लो हो पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल वाटर जो है लगभग 8 सेंटीमीटर हाइयर हो जाएगी मिड लैटिट्यूड से, तो ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, देन विंड्स का क्या ऑप्शन है, विंड क्या कर सकती है, सरफेस फ्रिक्शन पुशेस वाटर, तो सरफेस पे जो फ्रिक्शन होगा वाटर को पुश करेगी और ये मेजर फोर्स बनता है बिहाइंड सरफेस करंट। देन ट्रेड विंड्स का क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ड्राइव करेगी किसको, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को, फ्लोरिडा करंट को। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को जो है इफेक्ट करेगी, और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ड्राइव करेगी साउथ इक्वेटोरियल करंट को, और वार्म होगा ब्राजील्स ईस्ट कोस्ट। ठीक है, तो अब और देखते हैं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि वेस्टर्लीज क्या करेगी, सदर्न हेमिस्फेयर्स वेस्टर्ली ड्राइव करेगी द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो वेस्टर्लीज है ये क्या ड्राइव करेगी, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, और ये बनाएगी पेरुवियन करंट पैसिफिक में और बेंगुएला करंट अटलांटिक में। मॉनसून का देखें अगर इफेक्ट तो इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन, ठीक है, ओशियन करंट क्या करेगी, रिवर्स करेगी डायरेक्शन विद सीजनल मॉनसून विंड, तो मॉनसून विंड के कारण जो है रिवर्स होता है डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देखें तो विंटर, ठीक है, और साउथ ईस्ट मॉनसून कब होता है, समर में, और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होता है कब होता है, विंटर में। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कब होता है, विंटर में। साउथ ईस्ट मॉनसून कब हो रहा है, समर में। ग्रेविटी के वजह से देखें तो क्या चीज़ें हो रही है, तो वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन स्लोप्स, तो वाटर क्या करेगी, नीचे की तरफ जो है फ्लो डाउन होगी। ठीक है, और इससे अनइवन वाटर लेवल होगा, और जिससे टाइडल जो कि टाइडल मोशन को क्या करेगा, असिस्ट करेगा, और सी लेवल में चेंजेस होगा। ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, वाटर का लेवल नीचे आ रहा है, वाटर नीचे की तरफ जो है स्लोप उसका डाउन साइड हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, तो इधर जो है डाउन साइड जाएगा। ठीक है, देन कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन करती है, जैसा कि हम जानते हैं कि राइट डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, और लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। और टेम्परेचर का क्या रोल होता है, वार्म इक्वेटोरियल वाटर जो है राइज करता है और मूव करता है पोलवर्ड, तो ये इक्वेटोरियल वाटर वार्म हो गया तो ये राइज करेगा और पोल की तरफ जाएगा, और कोल्ड पोलर वाटर जो है सिंक करेगा, भारी होता है, और ये इक्वेटर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर इफेक्ट करता है। देन सैलिनिटी का क्या इफेक्ट है, तो जो डेंसर और सेलाइन वाटर होगा वो नीचे जाएगा। हमने देखा जो सैलिनिटी की वजह से भारी हो जाएगा क्योंकि इसमें सॉल्ट कंटेंट है, तो ये फिर कहाँ जाएगा, ये फ्लो बीनीथ लेस वाटर, तो जो कम सलाइन वाटर है उसके नीचे ये जाने लगेगा। मेडिटेरेनियन सी में अगर देखें तो सरफेस इनफ्लो ऑफ अटलांटिक वाटर, देन जो है क्या होगा, सरफेस इनफ्लो होगा अटलांटिक वाटर का, और बॉटम आउटफ्लो होगा डेंस सलाइन वाटर का। ठीक है, देन लैंड मास अगर देखें तो लैंड मास एक बैरियर की तरह एक्ट करती है, ये डिफ्लेक्ट करती है करंट को और ऑल्टर करती है स्पीड और डायरेक्शन को। एग्जाम्पल देखें तो सदर्न चिले का टिप जो है ये डाइवर्ट करता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को नॉर्थवर्ड टू फॉर्म द पेरुवियन करंट। ठीक है, तो इस लैंड मास भी इफेक्ट करता है। अभी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाते हैं। ठीक है, सो मेन जो है फैक्टर क्या इफेक्ट कर रहा है, तो वेस्टर्लीज कर रही है, मॉनसून विंड्स कर रहा है, ग्रेविटी कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स कर रहा है, टेम्परेचर कर रहा है, सैलिनिटी कर रहा है, लैंड मास कर रहा है। ठीक है,
देन अंडरग्राउंड टोपोग्राफी अगर देखें तो अंडर में क्या हो रहा है, तो ओशियन रिजेस है, ट्रेंचेस है, सी माउंट्स है, ये गाइड करती है और रीडायरेक्ट करती है करंट के पाथ को। तो टाइप्स ऑफ ओशन करंट अगर देखें बेस्ड ऑन डेप्थ, तो सरफेस करंट है। अब अपर 400 मीटर में हम क्या देखते हैं, सरफेस करंट अपर 400 मीटर में, और ये कंस्टिट्यूट करता है 10% ऑफ ऑल ओशन वाटर। ठीक है, तो अब 400 मीटर में जो है क्या है, सरफेस करंट है, और ये कंस्टिट्यूट कर रहा है 10% ऑफ ऑल ओशन वाटर। बेसिकली सरफेस करंट ही सब कुछ कंस्टिट्यूट कर रहा है। और ड्रिवन, ये प्राइमरीली ड्रिवन किसके द्वारा होता है, विंड, कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी के द्वारा। और 10% ही ऑल ओशन वाटर कंस्टिट्यूट कर रहा है सरफेस करंट को। और जो डीप ओशन वाटर है मेकअप 90% ऑफ ओशन वाटर और मूव ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस। तो अब जो नीचे वाला ओशन करंट है, क्योंकि इस पे तो विंड, कोरियोलिस इफेक्ट, ग्रेविटी, ये सब कुछ क्या कर रहा है, सरफेस करंट पे काम कर रहा है। जो 90% ओशन वाटर है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की वजह से। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, ओरिजिनेट इन हाई लैटिट्यूड वेयर कोल्ड इंक्रीजेज वाटर डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मिड लैटिट्यूड में, सॉरी डीप वाटर करंट्स में ओरिजिनेट होता है हाई लैटिट्यूड में, जहाँ पे कि कोल्ड वाटर इंक्रीज करता है वाटर की डेंसिटी को। कोल्ड वाटर क्या करता है, वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, देन ऑल्सो कॉल्ड सब सरफेस और थर्मोहेलाइन करंट, और इसको सब सरफेस और थर्मोहेलाइन करंट भी कहते हैं। तो डीप वाटर करंट्स जो होता है, ठीक है, ये कितना होता है, ये 90% ऑफ द ओशन वाटर होता है। और यहाँ पे विंड, कोरियोलिस इफेक्ट और ग्रेविटी, इतना तो विंड का भी इफेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये मूव करती है मेनली डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। और ये ओरिजिनेट होता है हाई लैटिट्यूड्स में, जहाँ पे कि कोल्ड जो है क्या करती है, कोल्ड की वजह से वाटर का डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब सरफेस और थर्मोहेलाइन करंट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये डेंसिटी के बेसिस पे काम कर रहा है। अब वेलोसिटी के बेस पे अगर देखें तो ड्रिफ्ट, ठीक है, वेलोसिटी के बेस पे देखें तो कैसे ये एक्ट कर रहा है, तो ड्रिफ्ट क्या कर रही है, स्लो मूविंग सरफेस वाटर। ठीक है, ड्रिफ्ट के वजह से स्लो मूविंग सरफेस वाटर हो रहा है, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो ये क्या है, स्लो मूविंग सरफेस वाटर। देन करंट्स देखें तो ये फास्टर देन ड्रिफ्ट है, करंट क्या है, फास्टर देन ड्रिफ्ट है। और ड्रिफ्ट जो है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मतलब ये स्लो मूव कर रही है, और करंट मतलब कि ये फास्टर है, जैसे लेब्राडोर करंट। स्ट्रीम्स जो है ये फास्टेस्ट है, स्ट्रीम और भी ज़्यादा फास्टेस्ट है, ये कैरी करती है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम अप टू 9 किलोमीटर पर आवर एट ओरिजिन। देन अब टेम्परेचर के बेस पे देख लेते हैं वार्म करेंट्स और कोल्ड करेंट्स। तो वार्म करंट्स ओरिजिनेट कहाँ होता है, इक्वेटर के पास, फिर ये पोल की तरफ जाता है। डेफिनेटली वार्म करंट इक्वेटर से ही पोल की तरफ जाएगा, दोनों साइड से। ठीक है, और ये क्या करेगा, फ्लो करेगा अलोंग ईस्ट कोस्ट इन लो और मिडिल लैटिट्यूड। जो लो और मिडिल लैटिट्यूड है, तो ये ईस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, और फ्लो अलोंग वेस्ट कोस्ट इन हाई लैटिट्यूड, जैसे ही हाई लैटिट्यूड जाएंगे तो वेस्ट कोस्ट की तरफ जो है फ्लो करेगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एग्जाम्पल देख लें तो गल्फ स्ट्रीम, क्रोशियो करंट, ब्राज़ील करंट। देन कोल्ड करंट्स अगर देखें तो ये ओरिजिनेट होता है पोलर और हाई लैटिट्यूड में, तो अब पोल्स से जो है कोल्ड करंट आएगी। ठीक है, पोल्स से क्या आएगी, पोल्स से कोल्ड करंट जो है आएगी। और ये कहाँ फ्लो करेगी, अलोंग वेस्ट कोस्ट इन लो और मिडिल लैटिट्यूड। तो लो और मिडिल लैटिट्यूड में ये वेस्ट कोस्ट में फ्लो करेगी। ठीक है, कोल्ड करंट। और ये फ्लो करेगी ईस्ट कोस्ट में हाई लैटिट्यूड में, और ईस्ट कोस्ट में फ्लो करेगी हाई लैटिट्यूड में। ठीक है, तो ये हमने वार्म करंट का देखा। वार्म करंट क्या कर रही है, कहाँ फ्लो कर रही है, और जो है कोल्ड करंट कहाँ कर रही है, कोल्ड करंट फ्लो कर रही है ईस्ट कोस्ट इन हाई लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हाई लैटिट्यूड ईस्ट कोस्ट में होगा। और अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो लेब्राडोर करंट, हम्बोल्ट करंट, बेंगुएला करंट, कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब कुछ करंट्स को देख लेते हैं। तो ये बेंगुएला कोल्ड करंट है, पेरू कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट है, ओएशियो कोल्ड करंट है, ग्रीनलैंड कोल्ड करंट है, लेब्राडोर कोल्ड करंट है, कैनरी कोल्ड करंट है, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट है। अब हमने क्या देखा था कि वेस्ट कोस्ट कोल्ड करंट जो होगा वेस्ट कोस्ट में होगा लो लैटिट्यूड में। तो हम क्या देख रहे हैं कि लो लैटिट्यूड में ये वेस्ट कोस्ट में है, जैसे ये पेरू, ठीक है, कोल्ड करंट है, वेस्ट कोस्ट में है। बेंगुएला
ये वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वेस्ट कोस्ट में है। देन हमने क्या देखा था, हाई लैटिट्यूड में जो है, हाई लैटिट्यूड में ये क्या होगा, ईस्ट कोस्ट में होगा। तो ये देख रहे हैं ना हम, हाई लैटिट्यूड में ये ईस्ट कोस्ट में है, ओएशियो ईस्ट कोस्ट में हो गया, ग्रीनलैंड ईस्ट कोस्ट में हो गया, लेब्राडोर, तो ये हो गया करेक्ट, ठीक है। हमने क्या देखा था, तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हमने वार्म ओशन करंट के बारे में क्या देखा कि वार्म ओशन करंट जो है लो लैटिट्यूड में कहाँ होगा, ईस्ट की साइड होगा। तो ये देख सकते हैं कि वार्म ओशन करंट लो लैटिट्यूड में ईस्ट की साइड है, ईस्ट की साइड है, ईस्ट की साइड है, ठीक है, ईस्ट की साइड है लो लैटिट्यूड में, ठीक है। और जो है ईस्ट की साइड है लो लैटिट्यूड में, हम क्या देख रहे हैं, ये ईस्ट की साइड है, ठीक है। और हाई लैटिट्यूड में हम क्या देख रहे हैं कि वेस्ट की साइड है, जैसे नॉर्वेजियन, जैसे अलास्का, तो ये क्या है, वेस्ट की साइड है। नॉर्वेजियन करंट को हम देख रहे हैं, अलास्का करंट को हम देख रहे हैं, जस्ट यही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है वार्म करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है ईस्ट कोस्ट में लो और मिडिल लैटिट्यूड में, और वेस्ट कोस्ट में हाई लैटिट्यूड में, ठीक है। और ये जो है कोल्ड के बारे में क्या कह रहा है कि फ्लो अलोंग वेस्ट कोस्ट, ठीक है, वेस्ट कोस्ट इन लो और मिडिल लैटिट्यूड, ठीक है, वेस्ट कोस्ट में जा रही है, लो और मिडिल लैटिट्यूड में क्या हो रहा है, वेस्ट कोस्ट में ये फ्लो कर रही है कोल्ड करंट, ठीक है। और हाई लैटिट्यूड में क्या हो रहा है कि ईस्ट कोस्ट में फ्लो कर रही है, यही बात तो बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि जो है कोल्ड करंट लो लैटिट्यूड में वेस्ट कोस्ट में जा रही है, ठीक है, और हाई लैटिट्यूड में कोल्ड करंट ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, यही सेम चीज़ है, ओके। देन आप अपने से भी एक बार खुद से देख लीजिएगा, इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। देन अटलांटिक, देन अब एक और चीज़ देख लेते हैं, ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वाटोरियल कोल्ड करंट। तो इक्वाटोरियल कोल्ड करंट जो है ईस्ट की तरफ ये फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ट्रेड विंड जो है पुश कर रही है वाटर को टुवर्ड्स वेस्ट। तो ट्रेड विंड क्या करती है, पुश करती है वाटर को वेस्ट की तरफ, और लैंड मासेस ऑन द वेस्ट ब्लॉक द फ्लो। और लैंड मास जो है ना वेस्ट की तरफ, ये ब्लॉक कर देती है फ्लो को, और वाटर क्या होता है, एक्युमुलेट हो जाता है और क्रिएट हो जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू वीक विंड्स इन द डोल्ड्रम्स वेस्ट इन्फ्लुएंस जो है मिनिमल हो जाता है। तो ट्रेड विंड इसको पुश कर रही होती है, ठीक है, ट्रेड विंड इसको पुश कर रही होती है वेस्ट की तरफ, लेकिन लैंड मास जो है ब्लॉक कर देती है फ्लो को, वाटर एक्युमुलेट हो जाता है और प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। और ड्यू टू वीक विंड्स इन द डोल्ड्रम्स विंड इन्फ्लुएंस जो है क्या होता है, मिनिमल होता है। तो वाटर स्टार्ट कर देती है मूव करना ईस्ट की तरफ, और इससे बनता है इक्वाटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। तो इक्वाटोरियल काउंटर करंट हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये है इक्वाटोरियल काउंटर करंट। इक्वाटोरियल काउंटर करंट ये किधर जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। ट्रेड विंड इसको जो है क्या करती है, इधर की तरफ भेजती है, लेकिन क्या होता है, लैंड मास इसको ब्लॉक कर देता है, और जिसकी वजह से ये कहाँ जाने लगती है, ईस्ट की तरफ ही जाने लगती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्थ इक्वाटोरियल, ठीक है, और साउथ इक्वाटोरियल के बीच इक्वाटोरियल काउंटर करंट है। नॉर्थ इक्वाटोरियल साउथ इक्वाटोरियल के बीच, नॉर्थ इक्वाटोरियल और साउथ इक्वाटोरियल के बीच क्या है, इक्वाटोरियल काउंटर करंट है। तो हमने ये देखा कि इक्वाटोरियल काउंटर करंट बनता कैसे है, ठीक है। फिर से समझते हैं कि ट्रेड विंड इसको जो है पुश कर रही होती है वेस्ट की तरफ, लेकिन होता क्या है, लैंड मासेस जो है वेस्ट में ये ब्लॉक कर देते हैं, वाटर एक्युमुलेट होता है और प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, और वीक विंड्स होता है इन द डोल्ड्रम्स। तो इसके वजह से विंड इन्फ्लुएंस कम होता है, इसीलिए वाटर जो है ईस्ट की तरफ आना शुरू कर देती है, इसीलिए जो है इक्वाटोरियल काउंटर करंट बन जाता है। अब गायरीज को देख लेते हैं कि गायरीज क्या है। तो वास्ट सर्कुलर सिस्टम जो है कहाँ बनता है, मेड अप ऑफ ओशियन करंट दैट स्पाइरल अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। तो ये क्या होता है कि एक वास्ट सिस्टम जो है बन जाता है
किस चीज़ का, मेडअप ऑफ ओशियन करंट का एक वास्ट सिस्टम बन जाता है जो कि स्पाइरल हो जाता है अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, की एक सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ पे ये घूमना शुरू कर देती है गायरे की तरह। तो ये क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और एंटी क्लॉकवाइज होती है सदर्न हेमिस्फेयर में। तो 5 मेजर गायरे हम देखते हैं, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल, साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल और साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल। बात समझ में आई क्या है? बात ये है कि एक सर्कुलर सिस्टम बन जाता है ओशियन करंट की वजह से और ये स्पाइरल करती है अराउंड अ सेंटर पॉइंट। तो ऐसे ये स्पाइरल करने लगती है तो ये गायरे बन जाता है रोटेटिंग, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, एंटी क्लॉकवाइज है सदर्न हेमिस्फेयर में। और 5 हमने देख लिया, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल, साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल, नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायरी, साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायरी एंड देन इंडियन ओशियन सब ट्रॉपिकल गायरी भी है। मीन्स क्या है, पैसिफिक में भी है नॉर्थ साउथ, अटलांटिक में भी है नॉर्थ साउथ, ठीक है। कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल गायरी, सब ट्रॉपिकल रीजन में। इंडियन ओशियन में एक और नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक एंड देन इंडियन ओशियन सब ट्रॉपिकल गायरे। अब हम पैसिफिक ओशियन का करंट देख लेते हैं, उसमें से भी हम ये देख लेते हैं कि कोल्ड करंट कौन सा है एंड वार्म करंट कौन सा है। अगर वार्म करंट काफ़ी ज़्यादा है, अगर वार्म करंट याद ना भी हो तो वी शुड रिमेंबर एटलीस्ट कोल्ड करंट, कि हम समझ जाएं कि दिस इज़ कोल्ड, ठीक है। तो फिर हम समझ जाएंगे कि कोल्ड को छोड़ के सब वार्म ही होंगे। तो कोल्ड करंट जो है ओएशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट, पेरू करंट, ओक्सतक करंट, ठीक है। ओयोशियो कोल्ड करंट है और कुरोशियो वार्म करंट है, ठीक है। तो ओयोशियो, कैलिफोर्निया, पेरू और हम्बोल्ट, ओक्सतक करंट ये पैसिफिक ओशियन में है। देन अगर हम देखें वार्म करंट पैसिफिक ओशियन का, तो नॉर्थ एंड साउथ इक्वाटोरियल करंट, काउंटर इक्वाटोरियल करंट, तो इक्वेटर वाला करंट तो वार्म ही होगा डेफिनेटली। कुरोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अलास्का करंट, ठीक है। तो ये हमने पैसिफिक ओशियन का देख लिया। अब नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का करंट अगर देखें तो नॉर्वेजियन करंट वार्म होता है, जो कि क्या करता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्वे को फ्री रखता है आइस से। लेब्राडोर करंट क्या होता है, कोल्ड होता है। ये क्या करती है, मीट्स गल्फ स्ट्रीम वार्म, ठीक है। तो ये लेब्राडोर कोल्ड करंट जो है ये गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट से मिलती है और यहाँ पे रिच फिशिंग ग्राउंड बनता है नियर ग्रैंड बैंक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ग्रैंड बैंक को जाना जाता है किसके लिए, रिच फिशिंग ग्राउंड के लिए। यहाँ क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म है ये मिलती है, ये लेब्राडोर कोल्ड करंट आकर के गल्फ स्ट्रीम से मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लेब्राडोर कोल्ड करंट, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है और ये लेब्राडोर कोल्ड करंट आकर के इससे मिलती है। तो यहाँ पे ग्रैंड बैंक है, ठीक है। पेरू कोल्ड करंट, बेंगवेला कोल्ड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कोल्ड करंट, ओएशियो कोल्ड करंट, ग्रीनलैंड कोल्ड करंट, लेब्राडोर कोल्ड करंट, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट, याद रखना है इनको। देन इंडियन ओशियन का करंट अगर देख ले तो साउथ इक्वाटोरियल करंट, ठीक है, वार्म और स्टेबल करंट है। मोजम्बिक करंट वार्म है, अगुलाज करंट वार्म है, ठीक है। वार्म और अनस्टेबल करंट अगर देखें तो साउथ वेस्ट मॉनसून करंट जो है अनस्टेबल है। देन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट ये भी अनस्टेबल करंट है। देन सोमाली करंट, ठीक है। देन कोल्ड और स्टेबल करंट देखें तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है कोल्ड और स्टेबल करंट है। तो हम सिर्फ कोल्ड वाला याद रख लेते हैं, कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट करंट, लेब्राडोर करंट, कैनरीज करंट, बेंगवेला करंट, फाकलैंड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ओक्सतक करंट। इसके बाद जितना भी होगा सब जो है क्या है, वार्म करंट है, ठीक है। वार्म करंट को एक बार देख लेते हैं, वेस्ट पैसिफिक, नॉर्थ इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल काउंटर, साउथ इक्वाटोरियल काउंटर, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, इक्वाटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वाटोरियल करंट, ब्राज़ील करंट, वेस्ट ड्रिफ्ट करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, मॉनसून करंट, इक्वाटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वाटोरियल करंट, मोजम्बिक करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जापान करंट, नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, इक्वाटोरियल काउंटर करंट, साउथ इक्वाटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और ये जो है कोल्ड करंट इसको तो याद ही कर लेना है, ठीक है। कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट करंट, लेब्राडोर, कैनरीज, बेंगवेला, फाकलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन और ओक्सतक करंट, ठीक है। देन अब देखते हैं कि ओशियन करंट का इफेक्ट क्या होता है,
तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कोल्ड करंट ऑन वेस्ट कोस्ट इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोल्ड करंट होती है वेस्ट कोस्ट में और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में, तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं एरिडिटी जो है बढ़ जाता है। देन वार्म करंट जो होता है वेस्ट कोस्ट में इन मिडिल और हायर लैटिट्यूड, तो हम क्या देख रहे हैं, कोल्ड करंट ऑन वेस्ट कोस्ट इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। तो ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया है, तो कोल्ड करंट कहाँ है, कोल्ड करंट वेस्ट कोस्ट में है, कोल्ड करंट वेस्ट कोस्ट में कोल्ड करंट है। तो ये क्या कर रही है, टेम्परेचर को लो कर रही है और एरिडिटी को बढ़ा रही है। और वार्म करंट जो है वेस्ट कोस्ट में है, मिडिल और हायर लैटिट्यूड में, तो वार्म करंट, ठीक है, कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट में। वार्म करंट वेस्ट कोस्ट में जो है, वार्म करंट वेस्ट कोस्ट में, तो ये क्या कर रही है, इसके वजह से मेराइन क्लाइमेट विथ कूल समर एंड माइल्ड विंटर हो रहा है, मीन्स टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। देन फिशिंग ग्राउंड, अगर कन्वर्जेंस हो रहा है वार्म और कोल्ड करंट का, तो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है, ये पूछा जा चुका है। जैसे सीज अराउंड जापान और ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, लेकिन फॉगी वेदर भी हो जाता है और नेविगेशन के लिए टफ हो जाता है। देन डेजर्ट फॉर्मेशन, कोल्ड ओशियन करंट की वजह से वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में हम क्या देख रहे हैं, हाई एरिडिटी और डेजर्ट फॉर्मेशन, जैसे कि पेरू और हम्बोल्ट करंट के वजह से एटाकामा डेजर्ट बन रहा है, ठीक है। पेरू की वजह से क्या बन रहा है, यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट बन रहा है, क्योंकि पेरू क्या है, कोल्ड करंट है, ठीक है। देन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, THC, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, ये क्या है, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन रेफर टू लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ वाटर ड्रिवन बाय डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, थर्मो एंड हेलाइन मीन्स सैलिनिटी। तो मीन्स क्या हुआ कि लार्ज स्केल जो है मूवमेंट हो रहा है वाटर का, क्यों हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से और सैलिनिटी की वजह से, इसीलिए थर्मो भी हो गया, हेलाइन भी हो गया, ठीक है। इसी से समझ में आ जाएगा, दैट इज द कीवर्ड, कि लार्ज स्केल मूवमेंट हो रहा है। और दीज फैक्टर कंट्रोल, ये फैक्टर क्या कंट्रोल कर रहे हैं, वाटर डेंसिटी, विच इन टर्न डिवाइड्स अ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट ऑफ ओशियन करेंट्स दैट हेल्प रेगुलेट अर्थ का क्लाइमेट। तो इससे क्या होता है कि अर्थ का क्लाइमेट रेगुलेट होता है, वाटर के डेंसिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। मैकेनिज्म अगर देखें तो पोलर रीजन में, नॉर्थ अटलांटिक में, पोलर रीजन नॉर्थ अटलांटिक में वाटर जो है क्या होता है, कोल्ड और सॉल्टी होता है, ये डेंस हो जाता है और ये डेंस वाटर फिर सिंक हो जाता है, क्योंकि भारी हो जाता है तो नीचे आ जाता है, तो ये इनिशिएट करता है डीप कोल्ड करंट, फिर चलने लगती है। ग्लोबल फ्लो अगर देखें तो डीप करंट जो है इक्वेटर की तरफ आती है और फिर जो है ये क्या होते हैं, वेयर दे वार्म अप एंड राइज, यहाँ पे वार्म होते हैं और राइज हो जाते हैं और सरफेस करंट फिर बन जाता है। मीन्स क्या हुआ कि ये ठंडा हो गया करंट, ठीक है। यहाँ बेसिकली अब सिंपली इसको समझते हैं, होता क्या है कि पोलर रीजन में जो नॉर्थ अटलांटिक का वाटर है कोल्ड है और सॉल्टी है, तो ये भारी है, तो भारी है ये नीचे की तरफ आती है, डेंस हो जाती है और वाटर जो है सिंक करती है और फिर इनिशिएट हो जाता है डीप ओशियन करंट की तरह चलने लगती है। अब ये आई इक्वेटर, इक्वेटर में हो गया इसका पानी गर्म, जैसे ही वार्म हुआ ये राइज हो गई, ठीक है, जो सेम एयर के साथ चल रहा था, वार्म हुआ ये राइज हो गई और फिर ये सरफेस करंट बनकर आ गई, फिर ये कंटिन्यू चलते रह रहा है, तो ये सर्कुलर करंट चल रहा है। की रोल क्या होता है, तो थर्मोहेलाइन जो है सर्कुलेशन की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, हेल्प, और ये मेंटेन करता है टेम्परेचर बैलेंस में बिटवीन इक्वेटर और पोल्स, क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है तो इक्वेटर और पोल में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। कोल्ड वाटर आई, इक्वेटर में आके वार्म हो गई, फिर वार्म वाटर राइज करके वो सरफेस करंट बन के फिर चला गया, फिर कोल्ड वाटर आई, तो ये चलता रहता है। देन एक अब देखते हैं अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अमॉक। अब ये अमॉक क्या है, तो ये एक क्रूशियल पार्ट है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का। इसमें क्या इन्वॉल्व है, जो वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट है जो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वार्म गल्फ स्ट्रीम करंट, एक सेकेंड देख लेते हैं। जो गल्फ स्ट्रीम करंट है ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। कोल्ड डीप वाटर जो है क्या कर रहे हैं, रिटर्न होके आ रहा है नॉर्थ की तरफ, ये अगर जा रहा है तो कोल्ड वाटर रिटर्न होके साउथ की तरफ आ रहा है, ठीक है। देन
ये सर्कुलेशन क्या करता है, हेल्प करता है, स्टेबलाइज करता है यूरोप के माइल्ड क्लाइमेट को, ताकि यूरोप का क्लाइमेट माइल्ड बना रहे। लेकिन क्या होता है, डिसरप्ट अगर ये हो जाए, मीन्स क्या हुआ कि मेल्ट हो रहा है पोलर आइस कैप, जिससे जो है सैलिनिटी जो है रिड्यूस हो रहा है। तो ये एमॉक जो है वीक हो रहा है कि यहाँ से जो है ये करंट जा रही है, गल्फ स्ट्रीम करंट, ठीक है, और उधर से डीप जो है करंट आ रही है, तो क्या हो रहा है, कोल्ड करंट यहाँ पे वीक हो जा रहा है। तो कूलिंग हो रहा है कहाँ पे, यूरोप में, और इंटेंसिफाइड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स वर्ल्ड वाइड। तो एग्जाम्पल अगर देखें थर्मोहेलाइन इम्पैक्ट का, तो एल नीनो और सदर्न ऑसिलिएशन इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर जो है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन में डिसरप्शन होता है तो जो है एनसो बिहेवियर हमको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि ग्लोबल रेनफॉल को इम्पैक्ट करेगा। देन इंडियन ओशियन डाइपोल, तो जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है ये हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, और ये जो है 10 अफेक्ट करता है साउथ एशियन मानसून को भी। तो ग्लोबल इम्प्लीकेशन है थर्मोहेलाइन का सर्कुलेशन का, ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाइटल है। इससे वेदर पैटर्न जो है बैलेंस रहता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होता है, मैराइन इकोसिस्टम जो है अच्छे से रहता है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट, ये सारे जो है थर्मोहेलाइन जो है क्या है, इसका बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एमॉक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कि इसका जो नॉर्मल जो है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक है क्या, कि वार्म जो है गल्फ स्ट्रीम करंट नॉर्थवर्ड जाती है, वार्म नॉर्थवर्ड गई सरफेस करंट की तरह, और डीप वाटर जो है कोल्ड डीप वाटर रिटर्न आ रही है, और ये स्टेबलाइज कर रहा है यूरोप के माइल्ड क्लाइमेट को। अब हो क्या रहा, अगर ये डिस्ट्रप्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेल्ट हो रहा है पोलर आइस कैप, ठीक है, और सैलिनिटी अब रह नहीं रही है। तो पहले क्या होता था कि सैलिनिटी थी तो ये जो है नीचे से आती थी डीप ओशन करंट, क्योंकि ये भारी होता है। तो जो फिर हो क्या रहा है कि इसकी वजह से यूरोप में कूलिंग हो रहा है और इंटेंसिफाई हो रहा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये है एमॉक, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो दिस इज एमॉक, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से वार्म वाटर जो है का सरफेस का फ्लो हो रहा है, सरफेस से ये वार्म वाटर जा रही है, एंड देन ये फिर ओवरटर्न होके क्या हो रहा है, कूल सरफेस इस तरीके से फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है। सो ये पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी जो है ख़त्म हो गया। अब एक क्लाइमेट वाला पार्ट बचता है जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और बेसिकली एनसीईआरटी में वो कवर नहीं है, जीसी लियोंग में और सारी बुक में है। तो उसके लिए एक वीडियो आएगी, जितने भी क्लाइमेट टाइप है, सवाना और जो है इक्वेटोरियल एट्सेट्रा, तो उसको उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है।